अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जी साइकोलॉजी एमसीक्यूज़ जो कि रैंडमली हमने लिए हैं, मिक्स एमसीक्यूज़ हैं। इस तरह की एक वीडियो हमने पहले भी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके साइकोलॉजी वाले फ़ोल्डर साइकोलॉजी एमसीक्यूज़ वाले फ़ोल्डर में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज सेकंड पार्ट है, इसमें 10 एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यूज है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिलीव देयर वर 200 ट्रेड्स दैट वर वायर्ड इनटू द नर्वस सिस्टम टू गाइड अ पर्सनल बिहेवियर। ये किसने कहा था कि 200 ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं, यानी कि हमारे बिहेवियर में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। 200 ट्रेड्स बोला था, नर्वस सिस्टम के साथ अटैच है, किसने बोला था? ऑप्शन ए है हमारे पास कैटल, ऑप्शन बी एल्बर्ट, ऑप्शन सी मैक्री कोस्टा और ऑप्शन डी है हमारे पास आइजनेक। तो इसका आंसर जो होगा वो है जी गॉर्डन एल्बर्ट। ऑप्शन बी हमारे पास एल्बर्ट ने ये बोला था कि हमारे जो ट्रेड्स होती हैं ना, 200 ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के साथ वायर होती हैं और हमारे बिहेवियर में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअल एक्सपेक्टेंसी ऑफ हाउ इफेक्टिवली इज आर एफर्ट टू अकम्प्लिश द गोल विल बी इन एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज। वो कहता है कि इंडिविजुअल की वो एक्सपेक्टेंसी जिसमें उसको लगता है कि वो अपना गोल अचीव कर सकता है, अकम्प्लिश कर सकता है, या वो कुछ चीज़ों को अचीव कर सकता है। तो ये क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन सी सेल्फ एनालिसिस और ऑप्शन डी सेल्फ एफिकेसी। ऑप्शन डी सेल्फ एफिकेसी ही हमारा आंसर है। सेल्फ एफी क्या होती है? खुद पे बिलीव होना, खुद के बारे में वो अपनी फीलिंग्स, खुद को लेके फीलिंग्स का होना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये इसका सेल्फ एफिकेसी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन गेस्टाल्ट थेरेपी इज। गेस्टाल्ट थेरेपी का सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? गेस्टाल्ट थेरेपी बेसिकली उसके अंदर क्या किया जाता है या किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास अवेयरनेस, ऑप्शन बी सेल्फ फुलफिलमेंट, ऑप्शन सी है सेल्फ कंट्रोल, ऑप्शन डी है डिसेंसिटाइजेशन। तो जो ऑप्शन ए है हमारे पास ये है जी अवेयरनेस। इसका आंसर होगा अवेयरनेस। जो गेस्टाल्ट थेरेपी है इसके अंदर बेसिकली अवेयरनेस पे काम किया जाता है, अवेयरनेस के बारे में इसमें मतलब कि हमारे जो इंडिविजुअल या पेशेंट होते हैं उनको अवेयर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन 4, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। ट्रायल एंड एरर लर्निंग का एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कनेक्शनिज्म, ऑप्शन बी इंसाइट, ऑप्शन सी कंडीशनिंग, ऑप्शन डी रेडीनेस। तो ऑप्शन ए हमारे पास कनेक्शनिज्म, इसको कनेक्शनिज्म कहा जाता है, जिसका सेकंड नेम है ट्रायल एंड एरर जो हमारे पास लर्निंग है इसका। अच्छा, ये किसने दिया था और इसमें क्या क्या है? ये तो दो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जी, एक गेस्टाल्ट थेरेपी वाला और दूसरा लर्निंग वाला। तो देखते हैं पहला, द की कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी इंक्लूड फिगर एंड ग्राउंड। एक तो फिगर एंड ग्राउंड होता है, दूसरा बैलेंस, तीसरा पोलैरिटीज और चौथा अवेयरनेस। ठीक है जी, उसके साथ साथ प्रेजेंट सेंटर्डनेस ये भी होता है, अनफिनिश्ड बिजनेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल प्रोसेसिंग अकर्स थ्रू फोकसिंग इनवर्ड्स। ये देखें, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर जो फोकस होती हैं, फिगर एंड ग्राउंड, बैलेंस, पोलैरिटी, अवेयरनेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमारे पास अवेयरनेस है, इन बाकी में से कोई भी नहीं है। तो ये आपने अच्छे से इसको जहन में बिठा लेना कि इनमें से अगर कोई भी आए तो वो गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर ही आएगा। प्रेजेंट सेंटर्डनेस, अनफिनिश्ड बिजनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोलैरिटीज एंड बैलेंस। ठीक है जी, ये गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर आता है। और वो कहते हैं कि इंटरनल प्रोसेसिंग अकर्स थ्रू फोकसिंग इनवर्ड्स। इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही होती है जब यानी कि इनवर्ड फोकस किया जाता है, इंटरनली फोकस किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, फर्स्ट मिनिएचर ट्रायल एंड एरर लर्निंग सिस्टम ऑफ द मेथड वाज प्रोवाइडेड बाय थॉर्नडाइक। ये जो ट्रायल एंड एरर का मेथड है थॉर्नडाइक ने दिया था। रिसर्च ऑन एनिमल इंटेलिजेंस इन 1898, ये 1898 के अंदर दिया गया था, याद रखिएगा, एनिमल्स पर इन्होंने रिसर्च की थी। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग फॉल्स अंडर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये जो लर्निंग है ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बेस है। बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब एक स्टिमुलस दिया जाता है, उसके बाद वो रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्स देता है, तो उस बेस पे ये लर्निंग हो रही होती है। यानी कि जैसे अगर उसको हमने रैट वाली एग्जांपल थी कि रैट को केज के अंदर बंद किया गया है और वहाँ पर एक लीवर लगा दिया गया है,
तो उसको बाहर रख दी गई है खुराक, फूड रख दिया गया, अब वो देख रहा है फूड को। अच्छा, अब वो उसको नहीं पता कि लीवर को दबाने से फूड मिलेगा। अब क्या होता है कि अब को उसको पता है कि स्टिमुलस बाहर पड़ा हुआ है, अब उसने रिस्पॉन्स करना है। अब वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देता है, हरकतें करना शुरू कर देता है। तो अचानक उसका लीवर पे मतलब दबाव आता है, लीवर दब जाता है, तो वो जो दरवाज़ा होता है केज का वो खुल जाता है और वो बाहर से फूड उठा लेता है। ठीक है जी। तो ये वाली मतलब इस तरह से स्टिमुलस रिस्पांस होता है, पहले स्टिमुलस मिलेगा, रिस्पांस आएगा, बाज़ दफ़ा पहले रिस्पांस देना पड़ता है फिर स्टिमुलस मिलता है। जैसे कि ये रैट ने किया था, पहले इसने रिस्पांस दिया फिर इसको स्टिमुलस मिला था। तो ये दोनों चीज़ें क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हमने डिस्कस की हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग होती है एंड ऑल्सो नोन एज कनेक्शनिज्म, इसको कनेक्शनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या चीज़ें, बेसिकली हाइपोथेसिस का क्या मकसद होता है? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, बी इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, सी रिग्रेशन एनालिसिस और डी है हमारे पास सिंपल एनालिसिस। तो जो ऑप्शन बी है ना जी, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस बेसिकली हाइपोथेसिस का मतलब होता है। हाइपोथेसिस का मकसद क्या होता है? इन्फ्रेंशियली एनालिसिस करना होता है, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस किया जाता है हाइपोथेसिस के। तो जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की बात आएगी तो याद रखिएगा इन्फ्रेंशियल एनालिसिस की बात आएगी। और उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 6, आवर डार्क सेल्फ इज कॉल्ड। हमारी जो डार्क सेल्फ है इसको क्या कहते हैं? बेसिकली या इस तरह कह सकते हैं, जो हमारी डार्क सेल्फ होती है उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन ए इड, ऑप्शन बी लिबिडो, ऑप्शन सी शैडो और ऑप्शन डी है हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो ये हमारे पास है जी शैडो। ये कार्ल जॉन्ग ने दिया था कॉन्सेप्ट, शैडो को उसने डार्क सेल्फ बोल दिया था। ठीक है जी, इसके अंदर उसने बोला था कि हमारी इड वाली इम्पल्सेस होती हैं, या आप कह सकते हैं नेगेटिव इम्पल्सेस होती हैं इसके अंदर, शैडो के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 7, गाल्टन रिसर्च ऑन हेरिडेटरी ट्रांसमिशन एंड जेनेटिक एंडोवमेंट्स वाज द फर्स्ट एफर्ट टू कंडक्ट रिसर्च ऑन। गाल्टन ने जो हेरिडेटरी ट्रांसमिशन पर रिसर्च की थी या जेनेटिक एंडोवमेंट पर रिसर्च की थी, वो किन की रिसर्च को बेस बना के की थी, यानी कि वो एफर्ट टू कंडक्ट रिसर्च ऑन किन पर रिसर्च की थी? ऑप्शन ए मेंडल्स डिस्कवरी, ऑप्शन बी पेवलस डिस्कवरी, ऑप्शन सी वाटसन डिस्कवरी, ऑप्शन डी जेम्स डिस्कवरी। तो ऑप्शन ए हमारे पास मेंडल्स डिस्कवरी। मेंडल्स की रिसर्च पर, ये इनका नाम था ग्रेगर मेंडल, मेंडल की डिस्कवरी पर इन्होंने बेस बना के आगे रिसर्च की थी। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड लाइफ लाइज बिटवीन। जो चाइल्ड का, बच्चे का जो क्रिटिकल पीरियड होता है डेवलपमेंट का, वो कौन सा होता है या कौन सी एज होती है जो उसके लिए उसके डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल होती है? ऑप्शन ए हमारे पास बर्थ टू 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 to 6 ईयर्स, ऑप्शन सी 7 to 11 ईयर्स, ऑप्शन डी 12 to 16 ईयर्स। अब यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास बर्थ टू 3 ईयर्स। बेसिकली कहा जाता है कि 5 ईयर्स के अंदर अंदर जो होता है ना पीरियड, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि 5 साल तक उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। ठीक है जी, उसके बाद अडल्टहुड में उसके जाके रिजल्ट सामने आने होते हैं। तो बेसिकली हम इसको, जो ऑप्शन है हमारे पास बर्थ थ्रू 3 ईयर्स, तो इसी को लगाएंगे क्योंकि यही इसके करीब तरीन है। बाज़ दफ़ा पे 3 साल दिया गया है, बाज़ जगह पे 5 साल दिया गया है, तो यही मुनासिब है, बर्थ टू 3 ईयर्स ये क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चे की डेवलपमेंट का। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, एक्शन रिसर्च वाज गिवन बाय। एक्शन रिसर्च किसने दी थी? ऑप्शन ए है लुएन, कर्ट लुएन, ऑप्शन बी वॉन्ट, ऑप्शन सी फ्रॉइड, ऑप्शन डी है हमारे पास जेम्स और ऑप्शन ई है हमारे पास एक्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है लुएन, कर्ट लुएन ने ये दी थी जी, जो एक्शन रिसर्च है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन 10 है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं हमें। क्वेश्चन 10 है, फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी इज कॉल्ड। सोशल साइकोलॉजी के फादर कौन है, किन को सोशल साइकोलॉजी के फादर माना जाता है? ऑप्शन ए है लुएन, ऑप्शन बी वॉन्ट, ऑप्शन ई सी एच, ऑप्शन डी जेनिस, या ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए हमारे पास कर्ट लुएन। कर्ट लुएन को ही सोशल साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। देख लेते हैं इसको। कर्ट लुएन, द टर्म एक्शन रिसर्च वाज कॉइन्ड इन द 1940s में इन्होंने दी थी बाय द कर्ट लुएन, जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट, जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, हु इज़ वाइडली कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ दिस फील्ड। इन्हीं को फाउंडर बोला जाता है, फादर बोला जाता है सोशल साइकोलॉजी का, याद रखिएगा। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन रिसर्च दैट वर डिस्क्राइब्ड बाय लुएन आर स्टिल इन द यूज ऑफ these days। अच्छा, आज भी इनके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इन्होंने दिए थे रिसर्च को लेके, वो आज भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये थे जी हमारे पास 10 MCQs। बेसिकली हमने ज़्यादा करने थे, लेकिन मैंने कहा एक शॉर्ट सी वीडियो बना देते हैं
उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में इसको हम जो बाकी रहते हैं उनको भी कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।